हेलो एंड वेलकम बैक टू कारक एकेडमी। मैं कारक सर आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट किया था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने स्टार्ट करना है क्रेब्स साइकिल के बाद। ठीक है, हम अब तक ग्लाइकोलाइसिस कर चुके थे, फर्मेंटेशन कर चुके थे, लिंक रिएक्शन कर चुके थे, क्रेब्स साइकिल कर चुके थे। इतना सब हमने कंप्लीट कर दिया था। तो अगर मुझे इन सबको समराइज करना हो तो मैं कुछ यूँ समराइज करूँगा कि स्टार्टिंग में मुझे ग्लूकोज से एनर्जी निकालना है। मैं समझो प्लांट हूँ या फिर कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म, मुझे ग्लूकोज से एनर्जी निकालना है। अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो मुझे ग्लूकोज को पहले तोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोज को मुझे जलाना पड़ेगा। हम स्टेप वाइज करते हैं इसको, तो उसी के स्टेप को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज ग्रेजुअल चेंज की वजह से हमें एनर्जी प्राप्त होता है। अब उसको हमने दूसरे एनर्जी मॉलिक्यूल में, एनर्जी करेंसीज में कन्वर्ट करना है, ताकि हम इजीली उस एनर्जी को एट आवर डिस्पेंस, जब भी हमें ज़रूरत है तभी हम उसे रिलीज करवा पाए। ठीक है, क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर भी सारे ऑर्गेनल्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती ग्लूकोज से। समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसे फॉर्म में एनर्जी चाहिए जो इजीली डिस्पेंस हो जाए, मतलब इजीली अवेलेबल हो जाए। तो हमें ग्लूकोज के बॉन्ड्स की एनर्जी को कन्वर्ट करना है ऐसे यूजेबल फॉर्म में, जो कि एटीपी है। ठीक है, जब हमने ग्लाइकोलाइसिस किया तब हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड मिला। ठीक है, दो पायरुविक एसिड मिला, बेसिकली पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ था, जो कि साइटोप्लाज्म में भी हो जा रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो बस बीच में से तोड़ी तीन तीन कार्बन में, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, अब वो तीन तीन में तोड़ गया। अब पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड जाता है लिंक रिएक्शन में, जहाँ पे उसके साथ क्या होता है, मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड के साथ क्या होता है, उसमें से उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया। ठीक है, ठीक है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन क्यों हो रहा है, ये एक रीजन है। अभी ये जो लिंक रिएक्शन है वो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, मतलब इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर, वहां पे एंजाइम्स। अब वो हो गया। अब ये जो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, उसके पास प्रोडक्ट बचा एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम में अब क्रेब साइकिल में एंटर करेगा, क्योंकि क्रेब साइकिल में यही सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, जो कि कंबाइन होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी 6 कार्बन है, एक एक करके डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा 2 बार, और पूरा का पूरा CO2 बन के उड़ जाएगा ग्लूकोज। सिंपल। इस प्रोसेस में मुझे बहुत सारे NADH मिले थे। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 मिले थे, 2 NADH मिले थे, लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH मिले थे। हाँ, फिर क्रेब साइकिल में तो NADH के साथ साथ कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी मिले थे, जैसे कि FADH2। अब होता यूँ है कि इनको ये भी एक एनर्जी सोर्स जैसा ही है, बट ये उतना इजीली डिस्पेंसेबल एनर्जी का फॉर्म नहीं है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एटीपी में। ठीक है, कन्वर्ट कर दे, मतलब इसमें से एनर्जी लेके एटीपी में स्टोर कर लेंगे। अच्छा, इसमें से एनर्जी लेंगे तो इसके साथ साथ हमें रीजनरेट होता हुआ मिलेगा NAD+ और FAD+। ठीक है, ये रीजनरेट अगर होगा तभी जाके पिछले के प्रोसेस, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब साइकिल होगा, वो कंटिन्यू हो पाएगा। समझ रहे हो, इसका रीजनरेशन होना जरूरी है। हमने फर्मेंटेशन में देखा था, अगर इसको ये फॉर्म, इसका फॉर्मेशन तो हो गया, इसका रीजनरेट नहीं करवाए तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस रुक सकता था। उसके वजह से ऑर्गेनिज्म को करना पड़ गया फोर्सफुली हजार्डस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, जो पायरुविक एसिड है, उसको आगे जाके मैंने इथेनॉल या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग दिस NADH की एनर्जी। अभी इसकी एनर्जी यूज करके मैंने वो बना तो दिया, बट वो टॉक्सिक है सेल के लिए भी। ठीक है,
तो वैसे ही रीजनरेट करने का ज़रूरी है। और हमने अब तक एनसीईआरटी ने बोला कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन तो जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, ऑक्सीजन तो लगना चाहिए, बट हमने ऑक्सीजन को लगाए बिना ही CO2 बना के उड़ा दिया। ऐसे कैसे फिर बोलते हैं कंबशन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? तो बेसिकली ऑक्सीजन का यूज, ऑक्सीजन का रोल एकदम एंड पॉइंट में होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंड में होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये बेसिकली रिले रेस जैसा होता है। हमने बचपन में रिले रेस तो खेला होगा, जिसमें क्या होता है, हमने कोई एक आर्टिकल है, उसको बस रन करते हुए एक पार्टिसिपेंट से दूसरे पार्टिसिपेंट में बस रिले कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे एंजाइमेटिक अरेंजमेंट होगा, बहुत सारे एंजाइम्स अलग अलग पोजीशन में अरेंज्ड होंगे। ठीक है, जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगा। अब क्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक और एंजाइम के सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। मतलब क्या होता है, जब NADH में से हम NAD प्लस को हमने हाइड्रोजन एटम से कंबाइन कराया, तो हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन भी आया था। तो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में से हम हाइड्रोजन को मेम्ब्रेन के बाहर पुश कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन H+ आयन को, मतलब हाइड्रोजन के प्रोटॉन को हम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से मतलब लाइक उसके इंटर मेम्ब्रेन, मतलब दोनों मेम्ब्रेन, उसके पास दो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन है, एक परमिएबल है और एक इम्परमिएबल है टू वेरियस आर्टिकल्स। तो अभी क्या होता है, जो सेकेंड मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो इसके क्या बोलते हैं, इसका NADH का इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन एटम लेता है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो पकड़ के किसी और एंजाइम को पकड़ा देगा, और वो लेके जाके किसी और को पकड़ाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिले हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और एंड में इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन। बट जब मैंने इससे छीना हाइड्रोजन से, उसको मैंने धकेल दिया मेम्ब्रेन के बाहर, माने इनर मेम्ब्रेन के बाहर। अभी तो ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन आयन है, वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पहुंच गया। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि आगे जाके कुछ पार्टिकल उसको ATP में कन्वर्ट कर देंगे, वो मैं बता दूंगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। हम आगे फॉलो करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर इन NADH प्लस एंड FADH2। ठीक है, ये तो क्लियर होगा, मैंने बताया था। अगला स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ इनको ही रीजनरेट करने के लिए होता है, और इनमें से कंप्लीट एनर्जी रिलीज करने में होता है, क्योंकि हमने ग्लूकोज के सारे कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड तो बना दिया है ना। अभी ऑक्सीजन का नीड कहाँ पे है, यहाँ पे, ऑक्सीजन का यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, दिस इज accomplished when they are oxidized through electron transport system and the electron are passed on to oxygen। मैंने बोला passed on to oxygen, रिले होगा, पहले एंजाइम्स लेंगे एक के बाद एक और ट्रांसफर करते जाएंगे, और लास्ट में ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O। अच्छा, तो ऑक्सीजन से बन जाएगा H2O। ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीजन से बन जाएगा H2O। ठीक है, और वही H2O का ही तो ऑक्सीजन ले लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो तो सेम बात है, बट पानी में से आ रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो वाटर ऑक्सीजन है वो पानी में से आ रहा है, ना कि ऑक्सीजन में से। The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called electron transport system। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात की है, और पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, कहाँ किससे आ रहा है, वो तो नहीं बताया गया है।
बट ये है कि इलेक्ट्रॉन को पास करने वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह रहा है, वन कैरियर टू अनदर। और ये कैरियर कौन होंगे? एंजाइम, जो कि प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक, आपको समझ रहा होगा। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया वो नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन आएगा इनसे, ये FADH और NADH, ठीक है, इनसे। वो भी इनके जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एटम इनमें से आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे और हाइड्रोजन को पुश कर देंगे मेम्ब्रेन के बाहर, इनर मेम्ब्रेन के बाहर। ओके, इस फिगर में, एंड इट इज प्रेजेंटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसीलिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है। अभी आज की क्लास में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्यों बोला जाता है। Electrons from NADH produced in the electrons from, अभी बाद में बताता है, electrons from NADH मतलब इलेक्ट्रॉन NADH से आता है, बेसिकली हाइड्रोजन से आता है NADH से, प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। NADH कहाँ पे बना? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हुआ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। During citric acid cycle are oxidized by an enzyme NADH dehydrogenase। वहीं पे आपको बात ध्यान रखने की जरूरत है कि NADH dehydrogenase होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। अभी इस डायग्राम को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इस टेक्स्ट को भी समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने बेसिक जो स्क्रिप्ट है इसका वो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के साथ दे दिया। तो बेसिकली ये है इनर मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू कलर का जो मेम्ब्रेन दिख रहा है ये इनर मेम्ब्रेन। ये इसके राइट साइड में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है, अंदर साइड। अभी ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इसके बाद इसके लेफ्ट साइड में हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, वही दिखाया गया है, ये समझना जरूरी है। अब क्या हो रहा है आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे एंजाइम के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एंजाइम को साथ में फंक्शन करने वाला एक सिस्टम, ठीक है, एक इकलौता सिस्टम है। पहला कौन सा कॉम्प्लेक्स है? NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। दूसरा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। आपको ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्रेब्स साइकिल में भी मिले होंगे, ठीक है। ये क्रेब्स साइकिल में भी पार्ट लेता है। तो मैंने बोला था ना सक्सिनेट टू फ्यूमारेट, इसने बोला सक्सिनेट टू फ्यूमारेट। यहाँ पे से मुझे लिंक करना पड़ेगा एक चीज जो कि हिडन है टेक्स्ट में। जब NCERT को इजी बनाया गया तब ये चीज मिसिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 2 दिख रहा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, जो कि कॉम्प्लेक्स 2 है, उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमारेट में। अब मैं क्रेब्स साइकिल का एक चीज दिखाऊंगा, ये जो सक्सिनेट है, सक्सिनिक एसिड है, फ्यूमारेट कहाँ दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा, ठीक है, फ्यूमारेट यहाँ पे नहीं है, नहीं दिखा है। बट सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में, तब प्रोड्यूस होता है कुछ FADH2, ठीक है। तब जब FADH2 प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्ट एंटर कर जाएगा ETS में, डायरेक्ट एंटर कर जाएगा क्योंकि उसका एंजाइम ही इनर मेम्ब्रेन में चिपका हुआ है, फ्री नहीं है मैट्रिक्स में, ठीक है। वैसे ही NADH का भी काफी हद तक ऐसे ही हो जाएगा, बल्कि NADH डायरेक्ट सोर्स से नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो एनर्जी NADH बने ना बने उसकी कंपल्सन नहीं है। दूर से कोई NADH अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा इसके पास आएगा, इसको अपना हाइड्रोजन देगा, पहली बात हाइड्रोजन देगा। अब ये हाइड्रोजन जब दिया तब ये रेड लाइन को फॉलो करते हुए देखो उसका जो H+ आयन है, इसमें से H+ आयन है, उसको ट्रांसफर कर दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इसका जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लिया FMN में, ठीक है, FMN। ये कॉम्प्लेक्स है, इसका सब एंजाइम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अभी क्या होगा, रिले रेस चलेगा, ठीक है। FMN देगा FES को, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन H2 बनेगा। अभी यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स 2 से FAD के पास आएगा, FADH2 से हाइड्रोजन लेगा ना, तो FADH के पास जाएगा, फिर FES के पास जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन के पास। तो मतलब दोनों का पाथ सेम तरफ,
सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यूबिक्विनॉन किस किस से इलेक्ट्रॉन लेता है? कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2 से। क्लियर? और जब लेता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन उठा लेता है यहाँ से, ये जो मैट्रिक्स है हाइड्रोजन उठा लेता है। अभी उठा लिया हाइड्रोजन, तब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 3 जो कि साइटोक्रोम BC1 है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और जब आता है वो साइटोक्रोम B के पास जाता है। अब साइटोक्रोम B के पास जाता है, वो इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन जाता है। वो देन पास कर देता है इलेक्ट्रॉन FeS के पास, फिर FeS साइटोक्रोम C के पास ट्रांसफर कर देता है। इन्हीं प्रोसेस में आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो यूबिक्विनॉन H2 जब हो गया, उसने मैट्रिक्स से हाइड्रोजन उठा लिया था स्टेबिलिटी के लिए। यूबिक्विनॉन ने जब इलेक्ट्रॉन लिया स्टेबिलिटी के लिए, उसने मैट्रिक्स से हाइड्रोजन उठा लिया था। अब जब उसने ट्रांसफर किया इसको कॉम्प्लेक्स 3 को, तब उससे जो हाइड्रोजन आया H+ आया, वो उसने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में वापस से भेज दिया। अभी ध्यान देना, जो कॉम्प्लेक्स 3 में जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 ने जो लिया था, उसको साइटोक्रोम C को दे दिया। ध्यान देने वाली बात है, साइटोक्रोम C एक मोबाइल एंजाइम है, ये मूवेबल है। बट ये बात ध्यान देने वाली बात है, एनसीईआरटी में जो ये डायग्राम है ये काफी स्पेसिफिक है, जो कि ये साइटोक्रोम C है ना, वो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ दिखाया गया है, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के करीब, मैट्रिक्स के पास नहीं है, बाहर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं अंदर से बाहर तक आ चुका है। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये लेगा साइटोक्रोम मतलब कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लिया साइटोक्रोम C ने, वो चलते चलते जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास, चलते चलते जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और CuA कॉपर A को दे दिया। ठीक है, CuA, ठीक है, कॉपर एटम को दे दिया। अब वो कॉपर दे देगा साइटोक्रोम A को, वो वापस से दे देगा साइटोक्रोम 3 को, और साइटोक्रोम B को। ठीक है, समझ लो, समझ आ रहा है? अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया। अभी देखो इसके एनर्जी की वजह से ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे देखना, आधा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिया गया है। मतलब ऑक्सीजन तो 2 मॉलिक्यूल से बड़ा जुड़ा हुआ है, बट अभी के लिए अगर हम समझे, तो ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल अगर देखेंगे तो एक ऑक्सीजन एटम होगा, एटम के लेवल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अभी मैट्रिक्स में हाइड्रोजन तो हो गई, हाँ ठीक है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने इनमें से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अभी कॉम्प्लेक्स 4 में से, जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अभी इसमें से उसने एंजाइम इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम ने इलेक्ट्रॉन एक लिया, ठीक है, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन बन गया। नेसेंट ऑक्सीजन अनस्टेबल है बहुत, तो सब मैट्रिक्स में से उसको हाइड्रोजन दिखेगा तो उसको रेडिली पिक कर लेगा, पिक करके बना लेगा H2O, यहाँ पे बन जाएगा मॉलिक्यूलर वाटर। ठीक है, मॉलिक्यूलर वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसी एनर्जी के चलते 2H+ चला जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, अभी तक अब मेरा नैरेटिव समझ आ रहा है? अभी आपको बता दूं, हमने बस कुछ ये यूं किया कि हमने ये एनर्जाइज एनर्जी कॉम्प्लेक्स है FADH। देखो इसमें FADH डायरेक्टली नहीं दिखा रहा है, ठीक है, FADH2 डायरेक्टली नहीं दिखा रहा है, क्लियर? वो कॉम्प्लेक्स 3 में सक्सीनेट आता है, और वो कॉम्प्लेक्स 3 उसे कन्वर्ट कर देता है फ्यूमारेट में, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, FADH2 में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। अभी क्या होता है, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी है, वो इतने रिले करते करते एनर्जी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास जब चला गया, वो स्टेबली वाटर मॉलिक्यूल में फॉर्म होके स्टेबली बन जाएगा।
बट इसमें क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन हाँ हाइड्रोजन आयन हमने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पुश कर दिया, ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को लेते हुए, इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को थोड़ा थोड़ा लेते हुए, थोड़ा थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स लेगा और हाइड्रोजन को मूव कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को मूव कर देगा। हाइड्रोजन को जब मूव हो गया तो इनके बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिकली होता है इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में और ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो आयन से आयन का सेपरेशन कर देता है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया क्योंकि हमने वहाँ पे H प्लस आयन को जमा कर दिया, अक्यूमुलेट कर दिया। वहाँ पे अगर H प्लस जमा हो गया तो यहाँ पे से गया ना, तो यहाँ पे कम हो गया। तो रिलेटिवली अगर यहाँ मेम्ब्रेन के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में अगर ज़्यादा पॉजिटिव आयन है तो उसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स में तो कम हो गया, तो एक ग्रेडियंट जनरेट हो गया। इट्स समथिंग लाइक बैटरी जैसा कुछ जनरेट हो गया जिसमें सेपरेशन हो रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की। जैसे बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया किसी भी थ्रू से, अगर मैंने इनको अलाउ किया, इसके जो डिफरेंस को अलाउ किया, मतलब जोड़ दिया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ। मतलब जो भी मोबाइल है, इन दिस केस अगर बैटरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा नेगेटिव जगह से, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। यहाँ पे हाइड्रोजन मोबाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए देखो ये जो एंजाइम है, एंजाइम कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है टू जनरेट कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो कॉन्स्टेंटली ये अगर कम भी होता है तो कॉन्स्टेंटली वापस से जनरेट हो जाता है, ठीक है। अभी अभी इट इज इम्पोर्टेंट कि कहीं और से हाइड्रोजन लीक ना कर जाए अंदर। डिफरेंस हो गया है, हाइड्रोजन यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया है, बट केमिकल नेचर की वजह से इसको इसको हाइड्रोजन एटम को मैट्रिक्स में जाने का बहुत इच्छा है, जाने नहीं दिया जा रहा। जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रखा हुआ है, वो F0, वो कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं इसको काफी बार, ये जो लास्ट में जो दिख रहा है इसको कॉम्प्लेक्स 5 भी बोल सकते हैं। उसका दो एंटिटी है, दो पार्ट है, एक जो मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन क्या नाम है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के कांटेक्ट में है उसको F0 बोलते हैं, F0 बोलते हैं। जो मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है उसको F1 बोलते हैं। यही इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, वो एटीपी सिंथेसाइज करता है, एटीपी सिंथेसेज एंजाइम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो H प्लस आयन है जो बाहर है, उसको फोर्सफुली बाहर आने के लिए बहुत पोटेंशियल लग रहा है, वो इसके थ्रू आता है। जब आता है उसके एनर्जी को लेके ये जो एटीपी सिंथेसिस है उसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हो जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा होता है, देखो इसमें H प्लस है वो इसके अंदर जाएगा, F0 और F1 पार्टिकल है। अभी जो F1 पार्टिकल है इसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होगा, कुछ तो यहीं पे लिखा होगा, इसी पैराग्राफ में कहीं पे लिखा होगा, मैं बाद में बताता हूँ। जब कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हुआ इसका मतलब ये होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है पोजीशन इन स्पेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है तो ये घूम जाएगा, घुमाने के लिए उसको एनर्जी लगेगा, जैसे कि टरबाइन घूमता है, उसको एनर्जी कौन देता है, विंड या फिर वाटर जो कि बहुत स्पीड से आ रहा है। वो ऐसे घूमा तो ये वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करेगा। जब आएगा उस एनर्जी से हमारे पास जो एटीपी है वो फॉस्फेट आयन से बाइंड कर जाएगा और एटीपी बना देगा, ठीक है। कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है, इसको आप और अच्छे से समझेंगे जब मैं टेक्स्ट को समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। अभी कॉम्प्लेक्स 1 आपको समझ गया, NADH डिहाइड्रोजनेज एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर्ड टू यूबीक्विनोन, ठीक है। टेक्स्ट को पढ़ने के समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। क्या बोल रहा है, इससे यूबीक्विनोन के पास चला गया, लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन,
देखो देखो देखो, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि यूबिक्विनॉन इनर मेम्ब्रेन में है, ठीक है। यूबिक्विनॉन इज आल्सो रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2, ठीक है। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मतलब हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। FADH मैं बोल रहा हूँ, यूबिक्विनॉन इससे भी ले रहा है, ऐसा बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। दोनों में से यूबिक्विनॉन लेगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो फिर होता है दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। यहाँ पे गैप है थोड़ा सा नॉलेज में, क्योंकि जो सक्सीनेट से फ्यूमारेट जब बना सिट्रिक एसिड साइकिल में कुछ उसके बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। अभी बाद में जाके बोल रहा है कि वहाँ पे बना होगा, तो कैसे गैप फिल होगा, ठीक है। टीचर की रोल यहाँ पे है। द रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बोलते हैं, द रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉल is then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C via cytochrome BC1 complex। क्या बोल रहा है, ये जो यूबिक्विनॉन है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लेगा, रिड्यूस हो गया। अभी जब रिड्यूस हो गया तो ये UQH2 है, उसका दूसरा नाम क्या है, यूबिक्विनॉल। UQH2 का है यूबिक्विनॉल। ये दोनों चीज रिवर्सेबल हो जाते हैं, UQ और UQH2, ठीक है। इज देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1। अभी साइटोक्रोम BC1 है, उसमें क्या होता है, साइटोक्रोम B को इलेक्ट्रॉन दे देता है। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, हाइड्रोजन भी निकाल दे रहा है, देखो हाइड्रोजन निकाल रहा है, ठीक है, और वो मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल दे रहा है और इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है B1 साइटोक्रोम B को, समझ रहा है। तो हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका, तो वो वही बोल रहा है यूबिक्विनॉल इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C, ठीक है, वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, साइटोक्रोम C ये है, ठीक है, साइटोक्रोम C है ये, यहाँ पे मोबाइल एंजाइम मैंने बोला था, तो इसको दे रहा है वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको इस यूबिक्विनॉल ने तो BC1 कॉम्प्लेक्स को ही दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को ही दिया, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 देता है साइटोक्रोम C को, तो वही बोल रहा है यूबिक्विनॉल से इलेक्ट्रॉन, यूबिक्विनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है सी साइटोक्रोम C के पास, इसके पास वाया कॉम्प्लेक्स 3, ये बता रहा है, ठीक है। साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम C इज अ इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एंजाइम को चलते हुए देखा है आपने, नहीं, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके पास यूनिक फीचर है। साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन, छोटा है पहली बार, अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, इसका लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, मैंने कहा था ध्यान देना कि इसका लोकेशन है आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब ये लोकेशन पूछ सकता है, ऐसा आउटर को इनर कर देगा और इनर को आउटर कर देगा, इनर इनर कर देगा, तो 4 पॉसिबल ऑप्शन बन जाएगा और आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। आपको समझना है जो भी है वो लॉजिकली सेंस बनाना चाहिए कि इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बाहर कोई भी स्टेटमेंट है उसको समझो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अगर तुम्हें ऐसा आइडिया दे रहा है कि इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाले साइड, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाले साइड में अगर साइटोक्रोम C का लोकेशन दिखाया हुआ है तो वो सही है, ठीक है। एंड एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मोबाइल कैरियर, इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो या ना हो साइटोक्रोम C इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऑफ ऑल जो ये जो गैप है ना, सक्सीनेट से फ्यूमारेट बन गया, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्टली हो जाता है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है साइटोक्रोम मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and 4,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 and 4, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाने के लिए काम करता है वो, और बाहर से पहुंचाएगा, ठीक है, या ये बात ध्यान दें, ठीक है। अभी देखो, कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, 3 का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम्स ए एंड ए3 विथ 2 कॉपर सेंटर, ठीक है, बोल रहा है 2 कॉपर सेंटर है, एक जो कि रिसीव करता है, दूसरा जो कि इलेक्ट्रॉन को लास्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, इसीलिए इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉपर ए और कॉपर बी नाम दिया है, समझ रहे हो, मतलब कॉपर एटम ही है दोनों भी, बट ये कुछ अलग रोल कर रहा है, ये कुछ अलग रोल कर रहा है, इसीलिए दोनों को डिस्टिंक्शन करने के लिए ए और बी से डिनोट कर दिया है, ठीक है। When the electron passes from one carrier to another via complex 1 to 4 in electron transport chain, ठीक है, जब जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंच जाता है रिले कर करके, दे आर कपल्ड टू एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। अभी ये कपल्ड किया जाता है एटीपी सिंथेस जो कि कॉम्प्लेक्स 5 है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट इसको कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसीलिए पीआई लिखते हैं ना। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर पे डिपेंड करता है कि कितना एटीपी बनेगा, वो क्या बात कर रहा है, जैसे कि NADH ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू FADH2, ठीक है, मतलब इस पे ज़्यादा पोटेंशियल है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कर पाए एज कम्पेयर टू FADH, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, इसके इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है, ऐसा भी समझ लो। तो वही बता रहा है, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, कि FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि NADH2 कर रहा है। NADH2 हमें पता है कि ज़्यादा एटीपी बनवाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ये इंपॉर्टेंट है, एक NADH 3 ATP बनाता है, ठीक है, while that of one molecule of FADH2 produce 2 molecule, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि NADH एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH 3 ATP बनाता है और एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 2 मॉलिक्यूल ही बनाता है, इसीलिए बोल रहा है कि एक ज़्यादा बनाने का पोटेंशियल रखता है, एक कम, ठीक है। Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process. अच्छा, ऑक्सीजन का रोल सिर्फ टर्मिनल मतलब एंड स्टेज ऑफ प्रोसेस में ही यूज होता है, रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, इवन दो लास्ट में यूज हो रहा है, बट ऑक्सीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हाइड्रोजन मैंने ग्लूकोज से निकाल के हाइड्रोजन निकाल के, हाँ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तो करवा दिया, बट हाइड्रोजन एटम जमा किसके फॉर्म में होगा, NADH में। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में H+ का अक्यूमुलेशन हो रहा है, हाइड्रोजन कहीं पे तो यूटिलाइज हो जाना चाहिए वरना दिक्कत दे देगा, ठीक है। तो ये बात यही बोल रहा है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ये बात सुनना, ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये प्रोसेस ठप पड़ जाएगा, क्योंकि एट द एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना भी अक्यूमुलेट कर लो, वो एट द एंड ATP फॉर्मेशन के लिए अंदर पास हो जाएगा। अब जब अंदर पास हो गया तो अंदर का नेगेटिव आयन कम हो गया, इधर का पॉजिटिव आयन भी कम हो गया, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कम होता जा रहा है।
अब उसको मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन को अंदर वाले मेम्ब्रेन से हाइड्रोजन एटम को कंज्यूम करते रहना पड़ेगा, हाँ, और पानी बनाते रहना पड़ेगा। अगर नहीं बनाओगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं रह पाएगा, नहीं एस्टेब्लिश हो जाएगा, धीरे धीरे डिजनरेट कर जाएगा। तो ऑक्सीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। Since it drive the whole process by removing hydrogen from the system, ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। unlike photophosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of photon gradient। तो कहना चाह रहा है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म जब क्लोरोफिल के अंदर हो रहा था, साइटो माय बैड कट। ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है जब फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा था तब फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा था। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब एनर्जी आ रहा था फोटोन से, लाइट से, ठीक है, वेयर लाइट एनर्जी इज देन यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोटोन ग्रेडियंट। मतलब उसमें जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो जनरेट हो रहा था लाइट की वजह से। यहाँ पे इन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे जनरेट हो रहा है NADH की वजह से, ठीक है। NADH मतलब एनर्जेटिक एनर्जी करेंसीज की वजह से जनरेट हो पा रहा है, और ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। इन रेस्पिरेशन इट इज द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज्ड फॉर द सेम प्रोसेस, ठीक है। It is for this reason that the process is called oxidative phosphorylation, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एटीपी को एडीपी में फॉस्फोराइलेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना ये एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के यूज होने के, ऑक्सीजन की वजह से एटीपी फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ तक आ रहा है, ऑक्सीजन की वजह से ये एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की वजह से मुझे NADH मिला, FADH मिला, और उसकी वजह से हमें ATP बना ना, तो इसीलिए बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। वही बोल रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम प्रोसेस की वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। You have already studied about mechanism of membrane link ATP synthesis as explained in chemoosmotic hypothesis in the earlier chapter। तो ये कहना चाह रहा है अभी जो ये एटीपी सिंथेस का एक्टिविटी है ये कुछ ना कुछ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है। ये बेसिकली कहता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हुआ तो उससे हम कुछ चीज़ एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। मैं समझाता हूँ, धीरे धीरे समझो। एज मेंशन अर्लियर, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन transfer system is utilized in the ATP synthesis with the help of ATP synthase complex 5, okay। This complex consists of two major components, F1 and F0, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। The F1 is headpiece, is a peripheral membrane protein। ये प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो पेरिफेरल है, जो कि डायरेक्टिंग है मैट्रिक्स के तरफ, इनर मेम्ब्रेन बट डायरेक्टिंग इनवर्ड्स है, ठीक है। एक सेकंड, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। And containing the site for ATP, site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate। अभी क्या होता है, F0 is an integral membrane protein, मतलब important membrane protein जो कि जुड़ा हुआ है, ठीक है, F1 से, that forms the channel बनाता है। चैनल मतलब इसके थ्रू अंदर से हाइड्रोजन पास होता है, ठीक है, इसके थ्रू F0 के थ्रू पास होता है हाइड्रोजन, विच फोटोन क्रॉसेस इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू विच फोटोन क्रॉसेस इनर मेम्ब्रेन। H+ को फोटोन भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन H+ को प्रोटॉन बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आइटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को लेके मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिले चल रहा है और एंड में पकड़ लिया ऑक्सीजन में। अब मेरे पास बचा प्रोटॉन,
ठीक है, प्रोटॉन से अभी ट्रांसफर करेंगे। अभी प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन अंदर चला गया, अभी अंदर प्रोटॉन जमा हो गया जिसको पीछे ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा और H2O बना देगा, ऐसा कुछ हो रहा है, समझ गया? ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा। F naught is integral membrane protein complex which forms channel through which okay. The passage of proton through the channel is coupled to the catalytic site of the F1 component for the production of ATP. ठीक है, अब ऐसा बोल रहा है for each ATP production 4H plus pass through F1. ठीक है, from the inner membrane to the matrix down the electrochemical gradient. तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, एक एटीपी बनाने के लिए कितना प्रोटॉन को पास करने की जरूरत है, 4। ठीक है, इसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होता है, जैसे ये इसके अंदर जाता है तो एक वे में निकलता है, अंदर से बहुत स्पीड में निकलता है, उस स्पीड को, उस काइनेटिक एनर्जी को कहीं ना कहीं इसके बॉन्ड की एनर्जी कॉन्फ़िगरेशनल चेंज में अब्जॉर्ब कर लेता है। अभी जब वो वापस से अपने पोजीशन में बैक जाएगा, वापस से अपने पोजीशन में आएगा, उस एनर्जी से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ जाएगा और एटीपी बना देगा। आपको इसमें एक फैक्ट जानने की जरूरत है कि चार प्रोटॉन के पास होने से एक एटीपी बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप हिसाब लगा सकते हो, यहाँ पे से 4 बना, ठीक है, यहाँ पे से 2, यहाँ पे से 2, ठीक है, ठीक है, जितने भी प्रोटॉन अंदर आएंगे, हर 4 में से एक एटीपी बना देगा। ठीक है, विद दिस वी कंक्लूड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप आप सबको ये कॉम्प्लेक्स ये चीज समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होती है इस चैप्टर में समझ पाना। ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, जिसमें हम कितने एनर्जी प्रोड्यूस हो चुके हैं अब तक इन सारे प्रोसेस को, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, सब में से जितना भी हमने बना लिया एनर्जी एटीपी, उसको हम हिसाब लगाएंगे। With this, I conclude my session. I hope you understand it. So give it a like and follow for more such comprehensive topics. With this, I end my session. Jai Hind, Jai Bharat.